ओमेगा प्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर एम के अहमद फिजिक्स लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज इस कड़ी में दूसरा लेक्चर है, तो हम लोग पहले लेक्चर जहां पर ख़त्म किया था उसके आगे बातें शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, और मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि इसके मेजर डिवीजन में अगर हम लोग आएंगे कि चैप्टर डिवीजन में, तो पहला हम लोगों का है यूनिट एंड मेजरमेंट, दूसरा डायमेंशनल एनालिसिस, तीसरा डिवीजन हो सकता है एरर, और चौथा डिवीजन जो कहीं आपको शायद किताबों में इस तरह से डिवाइड करके मिले या ना भी मिले, जिसको मैंने रखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो पहला हम लोगों का जो यूनिट एंड मेजरमेंट है, बात इसी पर अभी चल रही है जिसमें हम लोगों ने मेजरमेंट को कंप्लीट किया था फर्स्ट लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग यूनिट पर आएंगे। तो लेक्चर 2 में टॉपिक होगा यूनिट, क्योंकि मेजरमेंट हम लोगों का लेक्चर 1 में कंप्लीट हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि यूनिट है क्या। तो जब यूनिट को समझना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले ही मैंने आपको मेजरमेंट का डेफिनेशन बताया था। अगर आप पिछले लेक्चर में देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेजरमेंट को हम लोगों ने वहां डिफाइन किया था कि भाई मेजरमेंट है क्या चीज। देखिए, अगर आप देखेंगे तो मेजरमेंट को हम लोगों ने डिफाइन किया था। तो मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी है। कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। अब यहां पर एक टर्म आ रहा है, किससे करना है कंपेयर? स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब आप जब कंपेयर कर रहे हो लेंथ के साथ, तो लेंथ को लेंथ के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, तो वो जिस लेंथ से कंपेयर कर रहे हो वो लेंथ स्टैंडर्ड होना चाहिए। जब मास को मास के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो जिस मास से आपने कंपेयर किया है अदर मासेस को, दूसरे मास द्रव्यमान को आपने कंपेयर किया है, तो जिस मास से कंपेयर किया है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसी तरह से आप अगर समय या टाइम को कंपेयर कर रहे हो, तो वो टाइम क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्ड आप अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में सेलेक्ट कर रहे हो, मास में, लेंथ में, टाइम में, और दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज में, अलग अलग फिजिक्स के ब्रांच में हम लोग देखेंगे, तो वो जो स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड को यूनिट बोलते हैं। यूनिट कोई नई चीज नहीं है, जिसको आपने स्टैंडर्ड बना दिया, दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। तो क्लियर हो गया? तो हम लोगों का यूनिट क्या चीज है? वो अपने फिजिकल क्वांटिटीज में क्या है? एक स्टैंडर्ड है। क्लियर हो रही बात? तो यूनिट से हम लोग बात आगे बढ़ा रहे हैं। तो यूनिट क्या चीज है? स्टैंडर्ड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में क्या है? वो एक स्टैंडर्ड है। और सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में यूज किया जाएगा। यानी टाइम को मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड को आपने सेलेक्ट किया है, वो स्टैंडर्ड समय या टाइम का यूनिट होगा। मास को मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड को आपने सेलेक्ट किया है, वो स्टैंडर्ड मास जो है वो मास का यूनिट होगा। और टाइम को कंपेयर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को आपने सेलेक्ट किया है, वो टाइम का क्या होगा? यूनिट होगा। क्लियर होगी बात? तो यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी यूज टू मेजर द सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर होगी बात? अब यूनिट कितने तरह का होगा? तो फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते थे? 2 तरह के। तो यूनिट भी कितने तरह के? 2 तरह के। कौन? फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट, दूसरा डेराइव्ड। अब फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल वो है जिसको आप फर्दर किसी और बेसिक यूनिट में न तोड़ सके। यानी कह सकते हैं आप इसको कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड cannot be expressed in more basic units, है ना? आप उसको किसी और बेसिक यूनिट में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इसलिए वो फंडामेंटल है। और डेराइव्ड कौन है? जो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, जो फंडामेंटल यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, जिसको फंडामेंटल यूनिट के टर्म में दर्शाया जा सके। तो इसको आप क्या लिखेंगे? कैन बी
expressed, can be expressed in terms of fundamental units. क्लियर होगी बात? तो यूनिट क्या है? यूनिट स्टैंडर्ड है जिससे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो, कंपेयर करते हो. कितने तरह के यूनिट हो गए? फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट. फंडामेंटल या बेसिक कौन होगा? वो होगा जिसको आप फर्दर किसी और बेसिक यूनिट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो. डिराइव्ड कौन है? जिसको आप फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस करते हो. क्लियर होगी बात? ठीक है. तो यूनिट और यूनिट के दो टाइप्स आपके सामने आ गए. अब उसके बाद हम लोग को एक चीज समझना है कि ठीक है भाई, एक यूनिट जब बनाते हैं आप, यानी आप एक स्टैंडर्ड को जब आप सेलेक्ट करते हो, चुनते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो उस स्टैंडर्ड में कुछ बात होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ खासियत होनी चाहिए. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए किसी स्टैंडर्ड में ताकि हम उसको यूनिट कह सकें? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट आपको जानना चाहिए. कभी कभी ये पूछा भी जाता है. तो सबसे पहली बात क्या है कि आपका जो यूनिट होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. देखिए, डिफाइन होना और वेल डिफाइंड होना दोनों में बड़ा फर्क है. जैसे हम कहें कि एक हाथ या 2 हाथ लंबा रस्सी ले आओ, है ना? सबको लगा कि हाँ ठीक तो है, सही तो बोल रहे हैं सर कि एक हाथ लंबा रस्सी लाना है. ले आते हैं, और जब आप रस्सी लेकर आए, 10 बच्चों ने रस्सी लेकर के आए, तो क्या हुआ कि सबकी रस्सी की साइज अलग है, किसी का छोटा किसी का बड़ा. इसका मतलब क्या है कि हाथ की लंबाई एक वेल डिफाइंड पैरामीटर में नहीं है. सब बच्चों के हाथ की लंबाई अलग अलग होती है ना? इसलिए ये जो लेंथ जो है, वन हैंड लेंथ जिसको आप कह रहे हैं, एक हाथ की लंबाई जो कह रहे हैं, वो क्या है? लेंथ तो है लेकिन वेल डिफाइंड लेंथ नहीं है. इसीलिए इसको आप स्टैंडर्ड नहीं बना सकते हो. जो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए वो वेल डिफाइन होना चाहिए. दूसरी बात क्या है कि वो कन्वीनियंट इन साइज होना चाहिए. आप कह सकते हैं प्रॉपर साइज. कन्वीनियंट इन साइज का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ना तो बहुत छोटा ना तो बहुत बड़ा, है ना? ना बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए. प्रॉपर साइज का होना चाहिए. क्लियर होगी बात? तीसरी बात क्या है कि इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए. हाँ, एक टर्म आ रहा है रिप्रोड्यूस करना. मान लीजिए किसी वजह से आपका जो स्टैंडर्ड है वो क्या हुआ? टूट गया ना, खो गया, या डीके हो गया, घिस गया. तो ऐसा नहीं है कि आपका मेजरमेंट करने का पूरा प्रोसेस रुक जाए. मान लीजिए 1 मीटर स्केल, 1 मीटर है ना, 1 मीटर का फीता है, स्केल है, और वो खो गया. तो अब क्या मतलब है कि दशहरा में कुर्ता नहीं बनेगा, है ना? ईद में कपड़े नहीं आएंगे क्योंकि भाई वो तो खो गया, अब कपड़ा नापे तो कैसे नापे? नहीं, वो इजीली रिप्रोड्यूस होना चाहिए. खो जाए, टूट जाए, बर्बाद हो जाए तो फिर दोबारा उसको प्रोड्यूस किया जा सके, है ना? उसका प्रोडक्शन आसानी से हो सके. फिर क्या होना चाहिए? उसका एक्सेशन आसान होना चाहिए, यानी अवेलेबिलिटी, इजीली एक्सेसिबिलिटी, यानी अवेलेबिलिटी कह सकते हैं. आप कह सकते हैं कि ये हैंडी होना चाहिए, है ना? इसको यूज करना आसान हो. एक्सेशन. और क्या है? कुछ चीजों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए. जैसे क्या है? टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. ऐसा ना हो कि जाड़े में जो मेजरमेंट करने का यूनिट है, यानी किलोग्राम है या लेंथ है, वो क्या हो रहा है कि जाड़े में सिकुड़ के छोटा हो जा रहा है और गर्मी में लंबा हो जा रहा है. तो पता चला कि हर आदमी जो है कपड़ा गर्मी में खरीद रहा है, 2 बित्ता ज्यादा मिलेगा, थोड़ा 4 अंगुल इतना लंबाई ज्यादा हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए. इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए और इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल कंडीशंस. अब ये फिजिकल कंडीशन क्या चीज है? तो फिजिकल कंडीशन में हम लोग जनरली क्या लेते हैं? जैसे प्रेशर है ना, टेम्परेचर है. इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करे. ये सब फिजिकल कंडीशन है. प्रेशर में चेंज आने से यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए. टेम्परेचर बदल गया, यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए. समय बदल रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करे, दिन में कुछ और रात में कुछ और, है ना? जगह बदल गया, यूनिट बदल गया, यह भी नहीं होना चाहिए, है ना? उसमें कुछ
बढ़ोतरी हो गई या कुछ घट गया, कुछ थोड़ा इंक्रीज कर गया, थोड़ा डिक्रीज कर गया, इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करे। पता चला जम्मू कश्मीर में मेज़र करें तो कुछ और, कन्याकुमारी में मेज़र करें कुछ और, हम लोग चले आए राजस्थान में कुछ और हो रहा है, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में कुछ और हो रहा है, और अपने यहाँ क्या हो रहा है, आईआईटी मुंबई में कुछ और हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, जगह पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि जगह के बदलने से बदल गया, ऐसा नहीं हो, है ना। फिजिकल कंडीशन, कहीं प्रेशर में चेंज आ रहा है तो फिजिकल ये कंडीशन जैसे टेम्परेचर में या प्रेशर में चेंज आ रहा है तो आपका यूनिट बदल गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसमें कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स खास बातें जो होनी चाहिए यूनिट में, वो क्या है कि वेल डिफाइन हो, कन्वीनियंट होना चाहिए, ठीक है। साइज उसका प्रॉपर होना चाहिए, ना छोटा बहुत ना बहुत बड़ा होना चाहिए। ये इजीली रिप्रोड्यूसिबल हो, यानी टूट फूट जाए तो दोबारा आप बना लें उसको। एक्सेशन आसान हो, अवेबिलिटी आसान होनी चाहिए उसकी, और हैंडी होना चाहिए यूज करने में, और वो टाइम पर और फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड ना करे, और साथ में साथ वाइडली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, पूरी दुनिया में इंटरनेशनली लोग उसको एक्सेप्ट भी करें, उनका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। तो ये 2 4 5 पॉइंट्स आपके सामने हैं, कीवर्ड्स में मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को आसान हो जाए, अपने से सेंटेंस बना सकते हो। वेल डिफाइंड तो आप लिख सकते हो कि इट शुड बी वेल डिफाइंड, कन्वीनियंट इन साइज तो इट शुड बी कन्वीनियंट इन साइज, ऐसे करके अपना सेंटेंस बना लोगे, ठीक है ना। इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो क्लियर हो गया। तो यूनिट क्या है मैंने बता दिया कि वही स्टैंडर्ड है जिससे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो। यूनिट कितने तरह का होगा? 2 तरह का होगा। कौन कौन? फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल को फर्दर किसी और स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट में आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो, डिराइव्ड को आप किस में करते हो? फंडामेंटल में एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आपके सामने लिख दिया है, इसको नोट कर लेना है, याद भी रखना है, ठीक है। अब आना है सिस्टम ऑफ यूनिट में। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? तो दरअसल सिस्टम ऑफ यूनिट कह सकते हो कि अलग अलग मेथड हैं, मोड्स हैं, है ना। इस पे बेसिकली कितने सिस्टम है? 4 सिस्टम है। आप कुछ को जानते भी होंगे, एक है CGS सिस्टम, एक है MKS सिस्टम, एक है FPS सिस्टम और एक है SI सिस्टम। ये 4 सिस्टम ज़बानी याद रखना है ऐसे ही। CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPF है ना, FPS सिस्टम और SI सिस्टम, ये 4 सिस्टम थे। इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू के 3 सिस्टम पे बात करेंगे, SI सिस्टम पे हम लोग थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। तो ये जो CGS सिस्टम है और ये MKS सिस्टम है, ये दरअसल वाइडली यूज किया जाता था कहाँ? फ्रांस में, इसीलिए इनको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। CGS सिस्टम कैसा सिस्टम है? फ्रेंच सिस्टम है। MKS भी वहीं यूज होता था, इसलिए ये भी क्या है? फ्रेंच सिस्टम है। ये जो FPS सिस्टम है ये ब्रिटेन में यूज होता था, इसलिए क्या है? हम लोग का ब्रिटिश सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग है, ठीक है। SI पे अलग से बात करेंगे, ठीक है। और इसी पर फिर हम लोग को कन्फाइन रहना है। आज हम लोग जानते हैं कि SI सिस्टम ही हम लोगों ने क्या क्या है? एडॉप्ट कर रखा है। क्लियर होगी बात? तो नाम याद हो गया, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम। तो कितने सिस्टम ऑफ यूनिट हो गए? 4। कौन कौन? CGS, MKS, FPS एंड SI। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहां पर आसानी से मैंने एक ग्रिड बनाया, एक चार्ट बना दिया है, आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मैंने अभी 3 बताया था आपको, एक बताया था CGS, दूसरा बताया था FPS, फिर उसको बताया था MKS और SI को बाद में करेंगे। तो इसमें जो CGS जो नाम आ रहा है याद, उसको थोड़ा देखिएगा, थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग जाएंगे, तो हम शुरुआती क्लास में जहां पे हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को देखा था कि वो कितने तरह के होते हैं, तो आपको याद होगा कि हमने बताया था कि देखिए ये आपको दिख रहा है, ये देखिए 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपके सामने आ रहे हैं, ये लिस्ट, जिसमें मैंने बताया था कि लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 लिस्ट। अभी इसमें भी मैंने बताया था कि ये कहां से आ रहे हैं। तो ये जो शुरू के जो आ रहे हैं लेंथ, मास और टाइम, वो कहां से? मैकेनिक्स, फिजिक्स का ब्रांच है। हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे जब आएंगे मैकेनिक्स में, तो फिर से डिफाइन करेंगे इसको थोड़ा सा। तो ये 3 पर आपको फोकस करना है, ये 3 पर अभी कन्फाइंड रहना है, लेंथ, मास और टाइम। अब बाकी चीजों को अभी छोड़ दीजिए, आपको याद है, लेकिन अभी किस पे कन्फाइंड रहना है? लेंथ, मास और टाइम पे कन्फाइंड रहना है कि लेंथ, मास और टाइम। बस देखो वही लेंथ, मास और टाइम हम लोग यहां पर ही पकड़ के चलेंगे, ठीक है। देखिए देखिए, तो अब आप देखें कि मैंने वही लिखा है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो ये जो लेंथ, मास और टाइम, ये जो 3 आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये तीनों, ये जो लेंथ, मास
और टाइम, ये तीनों दरअसल कहां से आ रहा है? मैकेनिक्स से आ रहा है। कहां से आ रहा है? मैकेनिक्स। तो कहीं ना कहीं जो ये पुराने अभी भी चलते हैं लेकिन पहले ही चला करते थे सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, ये वाइडली जो है वो कहां पर किससे कन्फाइंड थे? मैकेनिक्स के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ही नाम पर रखे गए थे। अब जैसे देखिए मैकेनिक्स में लेंथ है, मास है, टाइम है, तो अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो, मास को ग्राम में मेजर कर रहे हो और टाइम को सेकंड में, तो वो बन गया कौन? सेंटीमीटर का सी, ग्राम का जी और टाइम का एस, तो क्या बना? सीजीएस, सीजीएस सिस्टम। क्लियर हो गया? तो ये सीजीएस सिस्टम दरअसल कोई मतलब ऐसा कोई नाम नहीं है, बल्कि मैकेनिक्स के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, मास और टाइम को जिस यूनिट में मेजर करते थे उसी के पहले लेटर को एक साथ इकट्ठा करके एक सिस्टम का नाम रख दिया गया। क्लियर हो रहा है? वही सिस्टम आगे बढ़ा, वही तरीका नाम कर रखने का, नोमेनक्लेचर का, नामकरण का वही तरीका आगे फॉलो किया किसमें? एफपीएस में। और जब लेंथ को हम लोग किसमें मेजर करेंगे? फुट में। आज भी हम लोग फुट पे काम करते हैं, है ना? टाइल्स लेने जाइए भैया, क्या बोलता है भाई कितने फुट बाई कितने फुट का चाहिए? आदमी का हाइट फुट में ही बताता, मीटर में नहीं बताता कोई, है ना? अनाकोंडा थोड़े कि मीटर में नाप देंगे। फुट, 4 फुट, 4.5 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 6 फुट इतना इंच, उतना इंच, 4 फुट इतना, मतलब जो भी है, तो फुट में आज भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि फुट खत्म हो गया, फुट है। देखिए पाउंड, अगर आप मास को किस में मेजर कर रहे हो? पाउंड में मेजर कर रहे हो। अब सबको अपना बर्थडे याद आ गया होगा, केक लेने के लिए जाते हैं, केक किस में मिलता है? मैक्सिमम 99% केक किस में भाई? पाउंड में मिलता है। अब ये पाउंड में कहानी बताएंगे कितना ठगाते हैं आप लोग, सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पाउंड क्या है? किसको मेजर कर रहा है? मास को। और टाइम वंस अगेन सेकेंड। तो फिर से वही तरीका भाई, फुट का पहला एफ ले लो, पाउंड का पी ले लो, सेकेंड का एस ले लो, क्या बन गया? एफ पी एस, एफपीएस सिस्टम बन गया। क्लियर हो गया? तो एफपीएस सिस्टम में क्या कर रहे हैं हम लोग? लेंथ को फुट में, पी फॉर पाउंड यानी मास को पाउंड में, एस फॉर सेकंड यानी टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हैं। तो क्या हो गया? एफपीएस सिस्टम हो गया। अब फिर एमकेएस में आते हैं। फिर ये देखिए, लेंथ को अगर आप मीटर में मेजर कर रहे हो, मास को किलोग्राम में मेजर कर रहे हो, टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हो, तो फिर से वही बात है, मीटर का एम, किलोग्राम का के, सेकंड का एस, क्या बन गया? एम के एस सिस्टम, एम के एस सिस्टम हो गया। तो अब ये जो तीन है, एसआई को भी छोड़ दीजिए, ये जो तीन सिस्टम आप देख रहे हैं, अगर कोई कहेगा सर इसको कैसे डिफाइन करें, तो डिफाइन कुछ ना करना, हो गया डिफाइन। क्या डिफाइन हो गया? द सिस्टम in which length is measured in centimeter, mass in gram, time in second is called CGS system. फिर दूसरा, the system in which length is measured in foot, mass in pound, time in second is FPS system. फिर से इसी पैटर्न पे कहेंगे, the system in which length is measured in meter, mass in kilogram and time in second is एमकेएस सिस्टम। क्लियर होगी बात? ग्रिड से समझ में आ गई सब लोगों को बात? चलो अब यहां पर एक बात, जब कुछ देखते हैं तो कुछ सोचना भी चाहिए। देखिए आप यहां पे लेंथ सब में अलग अलग है, सीजीएस में सेंटीमीटर में है, एफपीएस में फुट में है, एमकेएस में मीटर में है, मास सीजीएस में ग्राम में, एफपीएस में पाउंड में एंड एमकेएस में किलोग्राम में। बट टाइम ऑल इन सेकेंड। तो चलो एक क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बहुत कॉमन सा है, कभी कभी ओवरलुक हो जाता है ना, ध्यान से निकल जाता है। वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट सारे सिस्टम में सेम है? सारे सिस्टम में सेम कौन है? फिजिकल क्वांटिटी कौन है? टाइम। तो टाइम इज द फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट सारे सिस्टम में क्या है? सेम है। क्लियर हो गया? और इससे पहले मैंने आपको बताया था, वो याद भी रखना है कि भाई सीजीएस और एमकेएस मेरा कौन सा है? फ्रेंच है, और एफपीएस कौन सा है? ब्रिटिश है। तो ये जो है ना, सीजीएस मेरा कौन सा है? ये फ्रेंच सिस्टम है, पहले भी बताया मैंने, ये फ्रेंच सिस्टम है, ये ब्रिटिश सिस्टम है, और ये भी फ्रेंच सिस्टम है। ठीक है ना, फ्रेंच सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग है। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं हम लोग एसआई सिस्टम में। देखिए अब एसआई सिस्टम का जो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये शॉर्ट फॉर्म, दरअसल ये
एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है? एक फ्रेंच एब्रिविएशन है। फ्रेंच में क्या बोलते हैं? देखिए यहां पे लिखा मैंने, ले सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ है स्पेलिंग वगैरह वैसे ही जो फ्रांसीसी स्टाइल है, ठीक है ना। जिसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे आप तो जिसका मतलब सिंपली क्या होता है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, फ्रांसीसी तरीके में अगर बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, तो देख लो, लिख दिया है सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, विच मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर है? थोड़ी सी बात जाननी थी। दरअसल ये जो एडॉप्ट किया गया है ना, ये इंटरनेशनल, ये एसआई सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है, तो कैसे अडॉप्ट किया गया, कब किया गया, उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एसआई के इसमें आते हैं, वहाँ पे मैंने ब्रीफली बता दिया कि ये शॉर्टकट है, किस फुल फॉर्म उसका क्या चीज़ है। एसआई सिस्टम में जो यूनिट्स हैं, उस यूनिट को हम लोगों ने क्या किया है, दो क्लास में डिवाइड किया है, दो ग्रुप में डिवाइड किया है। एक हम लोग को हो गया फंडामेंटल यूनिट, और इसमें डेराइव नहीं, इसमें क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट। एसआई ने क्या किया है, यूनिट को दो ग्रुप में डिवाइड किया है। एक डिवाइड किया है किसमें, फंडामेंटल में, और दूसरा किसमें डिवाइड किया है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। फंडामेंटल यूनिट्स में टोटल मिला करके एसआई ने कितने यूनिट को रखा है, 7 यूनिट को रखा है, और सप्लीमेंट्री में कितने रखा है, 2 को रखा है। क्लियर हो रही बात? तो सबसे पहली बात तो एसआई का मैंने अब्रिविएशन बता दिया कि भाई एसआई का फुल फॉर्म क्या है, वो बता दिया। फिर अब आना है मेन मुद्दे पर, ठीक है, जो हम लोग को समझना है। सिर्फ हम लोग को शब्द वर्ड याद रख करके, कोई कोटेशन याद रख करके फिजिक्स नहीं समझ में आना है। तो हम लोग को एसआई में बेसिकली कितने यूनिट्स हो गए, 2 यूनिट यहाँ, लेकिन याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ फंडामेंटल और डेराइव नहीं है, बल्कि फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री है। क्लियर हो गया? 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, ठीक है, याद रहेगा, यही सब माइंड में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहां पर एसआई में आते हैं, और वो 7 फंडामेंटल जो यूनिट हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हम लोग के पास आ रहे हैं, तो देख लीजिए आप, वही वहां पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो पढ़े थे बिल्कुल वही है, बस आपको करना क्या, उनका यूनिट और उनका सिंबल देख लेना है। यानी जो आपका फर्स्ट लेक्चर में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का जो लिस्ट दिया था, जो 7 होते थे, 7 होते थे, बिल्कुल वही है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। बस आपको उससे आगे की कहानी पढ़नी है, और उससे आगे की कहानी क्या है कि भाई उनका यूनिट का नाम क्या होगा, और फिर उसके बाद उनके सिंबल्स क्या होंगे, बस यही 2 चीज आपको देखना है। क्लियर है? तो लेंथ, मास ऑफ टाइम वो आप पहले भी जानते हैं, मैकेनिक्स से लिए गए थे, टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स से, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑप्टिक्स से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैंने कहा था मॉडर्न फिजिक्स में आप रख सकते हो, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे यहां पर कि क्या चीजें हैं यहां पर, ठीक है ना। आइए देखिए, लेंथ को हम लोग एसआई सिस्टम में लेंथ को जो मेजर करते हैं, तो लेंथ का मेजरमेंट हम लोग का किस में होना है, मीटर में। एसआई लेंथ को किस में मेजर करता है, मीटर में मेजर करता है। मास को किस में मेजर करेगा, किलोग्राम में। टाइम को मेजर करेगा सेकंड में। वंस अगेन द टाइम इज नॉट गोइंग टू चेंज, सेकंड ही है। तो वो चारों सिस्टम आ गए। यहां देखिए ये 3 सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं, है ना, किसमें किसमें, सीजीएस में, एफपीएस में और एमकेएस में टाइम नहीं चेंज हो रहा है, मतलब टाइम का यूनिट नहीं चेंज हो रहा है, सेकंड है। और एसआई में भी क्या हो रहा है, टाइम का यूनिट फिर से वही क्या मिल रहा है हम लोग को, सेकंड मिल रहा है। क्लियर होगी बात? कहने का मतलब यह है कि टाइम का यूनिट सेकंड, यानी ये एक ऐसा यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी टाइम का यूनिट किसी भी सिस्टम में चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम है। चाहे आप एसआई में आ जाओ, चाहे एमकेएस में आ जाओ, चाहे एफपीएस में आ जाओ, चाहे सीजीएस में आ जाओ, याद रखना है, ऐसे ही वर्बल पूछा जा सकता है। थोड़ा पढ़ते हैं तो कुछ कुछ छोटा बड़ा अपना कंक्लूजन, नतीजा भी निकालते हुए चलना चाहिए, है ना। अब उसके बाद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, तो मोल से तो बहुत लोग अवेयर होंगे, केमिस्ट्री में 9th-10th में आई थिंक थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा, है ना। तो अब यहां पर देखिए मीटर, तो मीटर का सिंबल एम, किलोग्राम का सिंबल केजी, सेकंड का सिंबल एस होता है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, छोटे बड़े सब, वो सेकंड को एसईसी लिखते हैं, 2SEC, ये कंप्लीटली गलत है। यूनिट का सिंबल एस है, 2 सेकंड का मतलब 2S।
अब ऐसे थोड़े लिखते हैं मीटर पर सेकंड होता है तो ऐसे थोड़े लिखते हैं कि मीटर पर SEC, ऐसे थोड़े लिखते हैं। तो गलती नहीं करना है, ठीक है। अब गलती नहीं करना है क्योंकि हम लोग जीरो एरर स्टेट पर रहेंगे तभी कुछ होगा, है ना। जो आप करते आ रहे थे, जो कर लिया सो बात खत्म। तो अब आप देख रहे हैं कि सेकंड का जो है हम लोग कैसे सिंबल होता है और क्या गलती करते हुए आ रहे थे, अब वो रिपीट नहीं करना है। केल्विन को हम लोग के से, एम्पियर को कैपिटल ए से, कैंडेला को CD से, और मोल में दिखेगा मोल। फर्क क्या है, मोल का पूरा स्पेलिंग हो MOLE और जब सिंबल में लिखेंगे तो MOL लिखेंगे, E नहीं लिखेंगे। दिख रहा है, एक बार देख लें अच्छे से इस लिस्ट को, सब लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बहुत कंसाइज टू द पॉइंट है ना, क्लियर। तो लेंथ मास टाइम पहले से देखते, यहां पर आ गया क्या चीज, मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब उसके बाद आया टेम्परेचर, केल्विन में मेजर करेंगे, ठीक है, फ़ारेनहीट में नहीं, डिग्री सेल्सियस में नहीं, र्यूमर में नहीं, किसमें, केल्विन में। जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे तो टेम्परेचर स्केल को भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, 11th में ही पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चलो। अब उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आ रहे हैं। तो यहां दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स अडॉप्ट किया है, किसने, SI ने। तो दरअसल SI का 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था, है ना, वो हुआ था वहां पेरिस में, फ्रांस, और ये 1960 में हुआ था, 1960 में। तो SI जो है अडॉप्ट किया गया था, वो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसका नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, और इसके कई कॉन्फ्रेंसेस हो चुके थे, लेकिन जो फाइनल फ्रेम अप आया इसका वो 1960 में आया, 1960 में। तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन किस पे हुआ था, वेट्स एंड मेजर्स इन 1960, 1960 में, कहां, पेरिस, फ्रांस, ठीक है। वहां जो अडॉप्ट किया गया वही इसको दो फ्रेम में डिवाइड किया गया, एक हुआ हम लोग का क्या चीज भाई, फंडामेंटल, और दूसरा क्या हो गया, सप्लीमेंट्री। तो अब सप्लीमेंट्री जो है उसमें दो यूनिट को सेलेक्ट किया गया, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब ये थोड़ा सा नया हो सकता है आप लोग के लिए, लेकिन बता दें प्लेन एंगल कुछ नहीं, जो अब तक एंगल पढ़ते हुए आ रहे हो वही है, नया तुम्हारे लिए होगा क्या चीज, सॉलिड एंगल, ठीक है। ये जो सॉलिड एंगल है ना, यही थोड़ा सा तुम्हारे लिए नया होगा, तो देखा जाएगा डिटेल में। अभी फिर खाली नाम याद हो जाए, सिंबल याद हो जाए, तो आज के समझिए कि क्लास का यही टारगेट भी है ना, याद भी होना चाहिए, खाली सुनते जा रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री में क्या हो गया, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को मेजर करेंगे रेडियन में, और सॉलिड एंगल को मेजर करेंगे ST रेडियन में, STE, और रेडियन का स्पेलिंग वही है जो ऊपर है, दिख रहा है, वही है। तो रेडियन और ST रेडियन, और रेडियन का सिंबल, जब फिजिक्स में इसको सिंबल में हम लोग RAD लिखेंगे, और ST रेडियन में हम लोग ST का S और रेडियन का R दोनों निकाल के SR, ST रेडियन। क्लियर हो रहा है, हाँ। लेकिन थोड़ा सा मैथ में फर्क है, मैथ में जब हम लोग रेडियन लिखते हैं तो उसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं C, जैसे मैथमेटिक्स में बता रहा हूं, फिजिक्स में नहीं यहां पर है। तो मैथमेटिक्स में अगर आप लोग देखोगे तो देखिएगा, तो मैथमेटिक्स में जब आप लोग रेडियन को लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखते हैं, पाई रेडियन अगर लिखना है मुझे तो हम ऐसे लिखते हैं, पाई रेडियन, ये रेडियन है, यही ये जो छोटा सा है, मैथ्स में ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन फिजिक्स में आपको क्या लिखना है, जो SI ने डिफाइन कर दिया, लिख दिया, समझा दिया, वही करना है, उसी पे कन्फाइंड रहना है। लेकिन कंफ्यूजन नहीं हो मैथ के बच्चे, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर आप लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ेंगे, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में जब आप लोग सेक्साडेसिमल, सेंटेसिमल और रेडियन सिस्टम, है ना, जिसको आप लोग सर्कुलर मेजर में पढ़ेंगे, तो वहां जब आप रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन देखेंगे भाई के तीनों में, डिग्री सिस्टम में और ग्रेड सिस्टम में, ग्रेड सिस्टम 11 से हटा दिया है, लेकिन कुछ है नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, अच्छा ही है। और तीसरा क्या है, वही सर्कुलर मेजर यानी रेडियन। तो जब देखेंगे तो वहां टीचर्स लिख रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं भाई, C करके लिखेंगे ना, 3/4C लिख दिया, अब वहां भाई रेडियन है। अब बच्चा यहां आता है बड़ा कंफ्यूज है कि सर वो तो C होता है। अरे भाई मैथमेटिक्स पढ़ो ना, वहां C लिखो। जब SI ने बता दिया कि भाई आपको रेडियन के लिए RAD लिखना है, तो भाई आपको यहाँ पे RAD लिखना है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि भाई SI, अब एक सवाल उठता है कि सर इतना तो था ही पहले से, CGS सिस्टम था ही, FPS सिस्टम था ही, MKS सिस्टम था ही, क्या जरूरत है एक नया सिस्टम और पढ़ा देने का कि भाई SI भी पढ़ लो, वो तीनों कम भारी था क्या जो इसको पढ़ा जाए। तो एक्चुअली क्या है ना कि तीनों भारी नहीं था, और SI बना दे करके और भारी नहीं किया गया है, बल्कि आसान किया गया है। पहले क्या था कि सब पढ़ना पड़ता था,
अब ऐसे समझो ना, जो फ्रांस में है तो उसको क्या पढ़ना है अभी, फ्रेंच सिस्टम पढ़ना है ना। जो ब्रिटेन में है उसको ब्रिटिश सिस्टम पढ़ना है। अब मान लीजिए कि फ्रांस वाला बच्चा ब्रिटेन में आ गया और ब्रिटेन वाला बच्चा फ्रांस में चला गया, या उस समय फ्रांस के जितने कॉलोनीज थे और ब्रिटेन के जितने भी कॉलोनीज थे, तो ब्रिटेन के जितने भी कॉलोनीज थे, जिससे इंडिया ब्रिटेन का कॉलोनी था, तो वहाँ ब्रिटिश सिस्टम चल रहा था। अब यहाँ से कोई प्रोफेसर होकर के चला गया फ्रांस में, या वहाँ का कोई बच्चा यहाँ चला आया, वो बेचारा पढ़ा है फ्रेंच सिस्टम में, अब वहाँ पढ़ा उसने क्या चीज़, तो पढ़ लिया सीजीएस। अब जैसे यहाँ पर आया तो उसको दिक्कत हो रहा है भाई कि क्या पढ़ना है भाई, तो भाई पढ़ना क्या है, एफपीएस पढ़ना है। अब वो किताबें पढ़े, कंसेप्ट पढ़े कि फुट पाउंड सेकंड को सेंटीग्राम और सेंटीमीटर और ग्राम और सेकंड में कन्वर्ट ही करता रह जाए, तो पता चला कि पॉसिबल नहीं है ना। तो ये एक दिक्कत हो रही थी, जैसे ही नॉलेज बढ़ रहा था, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से ट्रांसफर हो रही थी, है ना, दुनिया सिकुड़ रही थी, तो ये तो दिक्कत हो रही थी। तो महसूस किया गया कि ग्लोबल लेवल पर एक ऐसे सिस्टम को डेवलप किया जाए कि उसमें दिक्कत ना हो, कोई कहीं भी पढ़े तो उसको ये यूनिट के झमेले में नहीं पढ़ना है, ठीक है, उससे वो फ्री हो जाए, आजाद हो जाए और कंसेप्ट सीखे, ना कि कन्वर्जन सीखता रहे, है ना। तो इसलिए एसआई को एडॉप्ट किया गया, और एसआई सिस्टम में जो एडवांटेजेस हैं, जो खूबियां हैं, जो उसके फायदे हैं, वो आपके सामने मैंने कीवर्ड में लिखा है, ध्यान से देखिएगा। और थोड़ा सा समझाया भी है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको दिक्कत हो सकता है समझने में, ठीक है ना, तो उन को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया है। पहली बात तो पहले कीवर्ड में याद कर लेना है कि एडवांटेजेस में क्या है कि भाई ये कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंसी क्या होती है अभी सब चक्कर में मत पड़ो, पहले कीवर्ड से पकड़ो, कीवर्ड पकड़ना है। कैसा सिस्टम है, कोहेरेंट है। कैसा सिस्टम है, रैशनल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम है। ये एब्सोल्यूट सिस्टम है। और सबसे आखिर में वही वाला बात है, प्रजातंत्र वाला, डेमोक्रेसी वाला, भैया क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये तो छोड़ दो, मेन अभी हम लोग को ऊपर से चार चीजों को समझना है कि कोहेरेंट है, कैसे क्या है, कोहेरेंट है, रेशनल है, मैट्रिक है, एब्सोल्यूट है। याद हो गया। एसआई सिस्टम की खूबी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कोहेरेंट है, रेशनल है, मैट्रिक है, एब्सोल्यूट है। फाइन। अब कोहेरेंसी क्या है, तो यहां पर देखिए मैंने बता दिया है। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब यह है कि आप क्या करेंगे कि इसको सिंपल कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज या यूनिट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एक नया फिजिकल क्वांटिटी है यूनिट डिराइव कर सकते हो, निकाल सकते हो, है ना। क्या करें, ऑल डिराइव्ड यूनिट्स, है ना। फंडामेंटल तो वही जो है 7, तो वही बेसिक है। यानी इस बेसिक में सेट ऑफ बेसिक पूरा नहीं, कुछ का, 2 का, 3 का आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, नया वाला बन जाता है डेराइव्ड का। वो हम भी एग्जांपल से समझाएंगे, पहले समझ लो। कोहेरेंस का मतलब क्या हो गया, ऑल डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ बेसिक यूनिट्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या करा, मीटर लिया, तो ये मीटर को आपने क्या किया, सेकंड से डिवाइड किया। मीटर क्या है भाई, लेंथ का यूनिट है। सेकंड क्या है, टाइम का यूनिट है। तो आपने क्या किया, लेंथ और टाइम का 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट को सिंपली आपने क्या किया, डिवाइड किया, और एक नया यूनिट मीटर पर सेकंड बना, जो कि किसका है, वेलोसिटी का यूनिट है। और वेलोसिटी क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपने सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कोई बहुत नया मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं करना है, ठीक है ना। अब ये जो मैंने कहा है ना कि न्यू मेथड, ये है कहाँ है, तो जैसे आप देखें बहुत जगह पे नया मैथमेटिक्स आता है, जैसे वेक्टर में नया मैथमेटिक्स मिलेगा आपको, है ना। वो पूरा वेक्टर अलजेब्रा, वहाँ नई तरीके से हम लोग चीज़ों को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट में क्या चेंजेस आते हैं, वो सब वहाँ पे, वो तो नया है। लेकिन यहां पर क्या, आपको एक सिंपल मेथड जो आप पढ़ते हुए आए हो 5वां 6वां 7वां क्लास में, उसी तरीके से कर लेना। तो कोहेरेंसी में समझ में आया। तो कोहेरेंट सिस्टम का मतलब यह हुआ कि ऑल द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो, किसके, बेसिक यूनिट से। क्लियर। रैशनल, अब देखिए रैशनल का मतलब यह है कि इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो उसका एक ही यूनिट होगा। अब ये आपको लग रहा है कि हाँ कॉमन सा बात लग रहा है, लेकिन नहीं, अब इसको जब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा ना तो समझ में आएगा कि हाँ कैसे आप अभी इस चीज की के डेप्थ को नहीं समझ पा रहे थे। देखिए वो मैंने वही चीज यहां पे लिख दिया है कि ओनली 1 यूनिट फॉर 1 फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका क्या मतलब है, देखिए हम आपको बताते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं ना, अपना फॉर्म चेंज करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है।
सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आप यहां पर जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए किसका, एनर्जी का। किसका ले लेते हैं हम लोग, एनर्जी। अब आप लोग जानते हैं कि एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म है। अब यही एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। लेकिन आपने एक चीज और भी पढ़ा है सर, कैलोरी भी पढ़ा है आपने, है ना, कैलोरी भी पढ़ा है। लेकिन आपको बता देते हैं कि ये कैलोरी ऐसा यूनिट नहीं है, एससीजीएस यूनिट, यानी जब हीट के फॉर्म में एनर्जी हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उस फॉर्म में भी इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल। एनर्जी का कोई भी रूप हो, अब ऐसे समझो, थोड़ा सा मोटे तौर पे बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी जूल, काइनेटिक एनर्जी जूल, थर्मल एनर्जी जूल, मैकेनिकल एनर्जी जूल, कोई सा भी एनर्जी जूल। समझ में आ रही बात, इतने सारे फॉर्म हो गए, ये ऐसा यूनिट में जूल ही है। तो ऐसा यूनिट में सबसे अच्छी बात क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी के चाहे कितने भी रूप क्यों ना हो जाएं, उनका ऐसा यूनिट बस एक ही होगा। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एनर्जी का एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया। मेट्रिक सिस्टम, अब यही देखिए, आप लोगों ने 10th क्लास में से पहले ही पढ़ा होगा, आई थिंक मेरे ख्याल से 3-4 में ही बता दिया जाता है आजकल। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे बात करेंगे। मेट्रिक सिस्टम दरअसल मैथमेटिक्स का सिस्टम है, उसको एसआई में अडॉप्ट कर लिया गया है, या कहिए कि एसआई को उसी पर सेट रखा गया है। वो क्या चीज है कि देखिए, इसको पहले हम वर्ड में बता रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होना है जब तक कि हम इस पर और डिटेल बात नहीं करेंगे। मैट्रिक्स सिस्टम क्या है कि मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। अब मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई, और सब मल्टीपल कहें तो इसका मतलब डिवाइड होता है। तो मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट आर एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ 10। 10 के पावर में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, 10 के ही पावर में एक्सप्रेस होगा। जैसे ऐसे समझो, जब आप कहते हो ना दोगुना कर दो, डबल, किसी ने कहा ट्रिपल कर दो, है ना, 4 टाइम्स कर दो, मैट्रिक नहीं है। लेकिन हम कहें कि 10 गुना कर दो, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, हर बार देख रहे हो 1 0 बढ़ रहा है, हर बार क्या हो रहा है, 1 0 बढ़ रहा है। ये है मैट्रिक सिस्टम, है ना। तो मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, कोई भी चीज 10 के पावर से बढ़ती है या 10 के पावर से छोटी होती है। इसको हम आगे डील करेंगे, क्योंकि ये समझना इसलिए भी जरूरी है कि अगर नहीं समझेंगे तो फिर न्यूमेरिकल में फंसेंगे। तो कुछ बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स भी क्लियर करना जरूरी है। तो क्लियर हो गया, मैट्रिक सिस्टम में क्या होना है कि कोई भी यूनिट अगर बड़ा हो रहा है तो वो 10 के पावर में बड़ा होगा, एसआई में, ठीक है, और छोटा होगा तो 10 के पावर में छोटा होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन एक चीज बता दें कि जब आपको ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तो वहां पर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को भी, फोर्स की यूनिट को समझेंगे। और वो एक एग्जांपल काफी है इन चीजों को समझने के लिए कि पहले जो था ना, किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए बहुत दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज का भी हेल्प लेते थे, लेकिन ऐसा ही किसी का हेल्प नहीं लेता है। यहां पर ये आपको लिख रहे हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल यूनिट, यानी इसमें हम लोग जी का कोई भी हेल्प नहीं लेते, या समझो कि जी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं करना, ये एकदम एब्सोल्यूट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, खुद अपनी परिभाषा अपने तौर पर कंप्लीट है इसका। ठीक है, तो एब्सोल्यूट सिस्टम है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी कि पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये सारी कुछ इसमें विशेषताएं हैं, खास बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन है, फिर से एक बार समराइज कर ले जल्दी जल्दी में। कोहेरेंट सिस्टम है भाई, मतलब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो वही बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल लेंगे। रैशनल है, एक सिस्टम एक यूनिट पर बात करेगा। मैट्रिक सिस्टम है, 10 के पावर में बढ़ेगा घटेगा। एब्सोल्यूट है यानी इंडिपेंडेंट ऑफ जी है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। दिस आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसआई। तो एसआई की यही खूबियां हैं, उसको भी याद कर लेना है, पूछा जाता है। अब आइए मैट्रिक सिस्टम पर हम थोड़ा बात करें। देखिएगा, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा 3-4 में ही, ये जानबूझ करके ये एक लिस्ट रखा आपने कि मिलीमीटर, है ना, ऐसे ही समझाया जाता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, और या नहीं तो फिर ग्राम करके कि मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ऐसे ही करके। अब इसमें हम एक चीज़ बताएं कि देखिए, एक चीज़ बड़ा कॉमन है, वो हटा देते हैं, यानी मीटर, फिर से आया मीटर, फिर ये भी मीटर, ये मीटर, है ना, ये मीटर, फिर मीटर है और फिर मीटर है। ठीक है, देख रहे हैं, ये अगर मीटर के पहले कुछ आ रहा है, किलो, हेक्टो, डेसी, और यहाँ पे कहिएगा सर कुछ नहीं आ रहा है, तो ये दरअसल आपने जो ये मीटर यूज किया, ये क्या है, ये दरअसल क्या है,
यूनिट है, ये क्या है, यूनिट है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप ले सकते हैं। यहां पर हमने मीटर लिया है, लेंथ का यूनिट, आप ग्राम ले लेते तो किसका होता, ये मास का यूनिट होता। आप अगर एम्पियर ले लेते तो करंट का यूनिट होता, वो भी सही था। कोई कहे सर हम न्यूटन लेंगे, फोर्स का यूनिट, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि फंडामेंटल ही लेना है, आप कोई सा भी ले सकते हो। तो न्यूटन, तो फिर क्या होता, डेसी न्यूटन, सेंटी न्यूटन, मिली न्यूटन, डेका न्यूटन, हेक्टो न्यूटन, किलो न्यूटन, वो भी सही था। एम्पियर तो डेका एम्पियर, हेक्टो एम्पियर, किलो एम्पियर, डेसी एम्पियर, सेंटी एम्पियर, मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर तो सुना होगा, हाँ, करंट को मेजर करते हैं, बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मिली में मेजर करते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये यहां पर हमारा यूनिट है, ये क्या है हमारा, ये यूनिट है। तो ये यहां पर देखिए, ये यूनिट यूज कर रहे हो आप, है ना, और उसके आगे कोई भी नंबर नहीं है। यहां देखिए मीटर, और कोई भी नंबर नहीं है तो समझ लो 1 है, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 0। तो दरअसल ये क्या है, ये 10 का पावर 0 जिसका वैल्यू 1। अब उसे छोटा आ रहे हैं तो 1/10 यानी 10 का पावर -1, जो कि फिर क्या आ रहा है 2 -2, फिर क्या 30 -3, फिर इसके ऊपर आ रहे हैं, इसके ऊपर यहां आ गए तो आप देख रहे हैं 10 पे 1 पावर, यहां 2 0 है तो 2 पावर, और यहां 3 0 है तो 3 पावर, और उसके आगे मीटर है तो कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम सिंपली क्या लिख देते हैं, यूनिट, जो भी यूनिट यूज करना है, उस यूनिट के आगे जो भी चीज आप यूज कर रहे हो वो क्या है, नंबर्स हैं, है ना, नंबर्स हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। क्या समझ में आ रही है, न्यूमेरिकल प्री मतलब पहले, ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस है। ये क्या है, ये क्या है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स पहले यूज कर रहे हैं, और इस पे एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है, आप देख रहे हैं कि जिस भी यूनिट की आप बात कर रहे हैं उसके जब ऊपर जाना है तो 1 पावर अगर आप ऊपर गए 10 के तो वो होता है डेका, 2 तो क्या हो गया हेक्टो, 3 तो क्या हो गया किलो, और उसके बाद जब वही डिवाइड कर रहे होते हैं तो क्या हो जाता है डेसी, फिर सेंटी, और फिर मिली। समझ में आ रही बात। तो ये जो आपको यूज हो रहा है मिली, सेंटी, डेसी, और फिर कोई सा यूनिट, फिर उसके बाद डेका, हेक्टो, किलो, वो क्या हो रहा है मल्टीपल्स ऑफ 10 है, और ये सब मल्टीपल्स ऑफ 10 है। यहां छोटा हो रहा है तो ये क्या हो रहा है सब मल्टीपल्स, और ये हो गए मल्टीपल्स। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे याद रखेंगे, आज से भी आपको याद होगा। अब इसमें मीटर वीटर छोड़ देना, कैसे याद रखना है, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, ये आपका पहला पढ़ा हुआ था, और वही चीज को हम यहां भी बता रहे हैं। जो वहां पढ़ रहे थे वो भी क्या था, मेट्रिक सिस्टम था, जो यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया, इसलिए कि एसआई क्या कर रहा है कि एसआई जो है वो मैट्रिक सिस्टम पर बेस्ड है। तो इतना तो हो गया। अब इसके बाद आते हैं, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि भाई किलो तक तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अपना काम किलो तक नहीं चलेगा। अब हम लोग जहां आ गए, हम लोगों को किलो के भी ऊपर जाना है। किलो के ऊपर जाना है का मतलब किलो से बड़ा, किलो से ऊपर मतलब देखिए पावर राइज कर रहा है, तो किलो के ऊपर अगर हमको चाहिए तो उनका नाम क्या है, उनको कैसे याद रखना है। और मिली में देखिए क्या हो रहा है, पावर धीरे धीरे नीचे की तरफ घट रहा है, यानी अगर इससे छोटा होगा वैल्यू तो उसका क्या होगा, उसको भी हम लोग को देखना है। तो लार्जर देन अगर किलो है, या लार्जर वैल्यूज किलो के ऊपर का हम लोग को निकालना है या जानना है, तो वो क्या होगा, और स्मॉलर देन मिली तो वो क्या होगा। क्लियर है। तो उसके लिए हम यहां पर आपको एक ट्रिक बताते हैं, वो याद करिएगा। देखिए लार्जर देन किलो की बात हम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इसको याद रख लें। तो लार्जर देन किलो, किलो से अगर बड़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और मिली से छोटा है तो ये क्या, यही हम लोगों का सिलेबस होता है। तो आप जान रहे थे, जिसको मैंने रिकैप कराया था, थोड़ा आपको याद दिलाया था, याददाश्त के लिए थोड़ा हम लोग पीछे फ्लैशबैक में गए थे, लेकिन अभी हम लोग को समझना है। तो मैंने कहा देखो इसके लिए एक ट्रिक याद करोगे, ट्रिक से समझ में आएगा। एक मैंने लिखा है, ठीक है ना, उसको लिखा है क्या चीज, मेजिटेपेक्स, और एक मैंने क्या लिखा है, मीना पिफिया। ठीक है, आराम आराम से समझेंगे। देखो पहले किलो के ऊपर क्या रखना है, मेजिटेपेक्स। अब यहां पर हमने लिखा है ME, फिर है GI, फिर TE, फिर PE, और फिर ये E को X के साथ मिला के पढ़ेंगे। तो क्या हम लोगों के सामने आया, देखिए इसको हम देख रहे हैं इस तरह से, तो हम लोग को क्या मिला ME। ऐसा करते हैं ना कि इसको अलग पेज में एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के सामने क्या आया,
किलो से बड़े में देखा हम लोगों ने मेजिटेपेक्स आ रहा है। क्या आ रहा है? मेजिटेपेक्स, MEGITEPEX। ठीक है, अब इसमें मैंने आपसे कहा कि देखो इसको याद करने के लिए ME अलग करो, GI अलग करो, TE, PE और EX, यानी ME अलग किया, GI अलग किया, TE अलग किया, PE अलग किया, और फिर E दोनों के साथ देखिए ओवरलैप कर रहा है, तो एक बार E के साथ X मिला के करेंगे EX। समझ में आ रही बात? तो अब इसके बाद इसको समझना कैसे है वो देखो। ME से हम लोग का क्या है? मेगा। ठीक है, GI से क्या है? गीगा। ठीक है, TE से हम लोग को क्या है? टेरा। और PE से क्या है? पेटा। और फिर EX से क्या है? एक्सा। ठीक है, याद हो गया? तो ये याद रखेंगे हम लोग, मेजिटेपेक्स, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। ठीक है, क्या मिला यहां से? मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। याद हो गया? क्लियर है? तो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। अब इसका सिंबल क्या है? देखिए, इसका सिंबल मेगा के लिए कैपिटल M, गीगा के लिए कैपिटल G, टेरा के लिए कैपिटल T, पेटा के लिए कैपिटल P और एक्सा के लिए कैपिटल E यूज करेंगे। ठीक है, अब एक चीज मैंने आपको बताया पिछले इसमें देखिएगा कि ये किलो से एबव है, किलो से एबव है। और किलो तक कहानी क्या थी? किलो तक आप कहानी देख रहे थे कि हम लोग का जो शुरू हो रहा था वो यूनिट के बाद डेका, हेक्टो और फिर किलो आ रहा था। और इसमें जो है क्या हो रहा था कि 10 के पावर्स में इंक्रीज हो रहा था। कहने का मतलब है कि डेका से हेक्टो जाना है तो 10, फिर यहां तक आना है 10, और उससे पहले एक यूनिट था वो आ रहा था यहां तक 10, है ना। यहां हम लोग क्या देख रहे थे कि एक यूनिट भी था और यूनिट के साथ हम लोग आ रहे थे, तो 10 इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर यूनिट आप दे दो, क्लियर है? कोई भी यूनिट है तो आप देख रहे हैं यूनिट से जब डेका यूनिट तक पहुंचेंगे तो एक पावर बढ़ेगा 10 का, फिर आगे बढ़ेंगे हेक्टो में 10 का एक और, फिर यानी हर बार 10-10 इंक्रीज कर रहा है। लेकिन किलो के बाद जैसे ही आप मेगा में आते हो तो अब पावर 1-1 करके नहीं बढ़ेगा, अब सीधा 3 पावर करके राइज करेगा। फिर मेगा से गीगा में आएंगे, फिर 3 पावर राइज करेगा, फिर उससे भी टेरा में आएंगे 3 पावर राइज करेगा, फिर पेटा में 3 पावर राइज करेगा, और फिर पेटा से एक्सा में आएंगे तो यहां भी 3 पावर राइज करेगा। यानी उस पैटर्न को यहां पर समझिए। कहने का मतलब है कि अब किलो तक आ गए थे, तो अब मेगा का मतलब क्या हो गया? किलो का मतलब कितना पावर बढ़ चुका था यूनिट से? यहां पर देखिए यूनिट से कितना पावर बढ़ चुका है? 1 2 3 पावर बढ़ चुका है। तो अब उस 3 पावर में फिर 3 पावर बढ़ेगा, 4 नहीं होगा, यानी 6 होगा सीधा। यानी मेगा का मतलब हो गया 10 का पावर 6, फिर उसके बाद 3 और बढ़ा 9, फिर 3 और बढ़ा 12, फिर 3 और बढ़ा 15, और फिर 3 और बढ़ा 18। मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा कितना कितना पावर बढ़ा देना है भाई? यहां से 10 का पावर 6, यहां पावर कितना बढ़ रहा है? 6 पावर बढ़ रहा है। देखिए इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। यहां पर कितना पावर हो गया? 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। ये पावर लिख रहा हूं मैं। तो मेगा का मतलब 10 का पावर 6, गीगा 9, टेरा 12, पेटा 15, एक्सा 18। क्लियर हो गया? तो किलो के एबव, किलो के एबव ये क्या है? न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस, है ना। अब तो आप लोग देख ही रहे हैं ना, गीगाबाइट की बात हो रही है तो गीगा पता तो होना चाहिए ना कि गीगाबाइट बोल रहे हैं तो गीगा होता कितना है। क्लियर है? तो अब उसके बाद यहां तक जब बात समझ में आ गई तो अब हम लोग आते हैं इसमें, स्मॉलर दैन मिली। सेम पैटर्न, छोटा होना है, इसमें भी पावर 3 के पैटर्न में छोटे होंगे। अब मिली आप जानते हैं कि किसी भी यूनिट से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें आपको, जैसे आप कहते हैं मिलीग्राम, है ना, तो मिलीग्राम जब आप बोलते हैं, है ना, मिलीग्राम आप बोलते हैं तो ये 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा होता है। 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा होता है, यानी कि आप -3 ग्राम बोलते हैं ना। तो यहां आप देख रहे हैं क्या चीज है कि पावर -3 तक ऑलरेडी आप पहुंच चुके हैं। किस में? मिली में। जब आप मिली बोलते हो तो 10⁻³ हो गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसके बाद
ये याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना मीना पिफिया, बस इसको याद रखना है। ये मीना पिफिया पर अब हम लोग बात करेंगे कि मीना पिफिया है क्या चीज। उसको यहां पर तो नहीं होगा, तो चलो एक एडिशनल पेज पर बात करते हैं कि स्मॉलर देन मिली, स्मॉलर देन मिली पर बात करेंगे। देखिए स्मॉलर देन मिली, तो स्मॉलर देन मिली में जब हम लोग आ गए तो यहां पर हमने आपको एक कोड दिया है, वो कोड याद रखेंगे, मीना पी पिया, इसको याद करेंगे। ठीक है, अब इसको समझेंगे कि ये है क्या चीज, इसको समझना कैसे, वो देखिए MINAPIFE ए अलग, यानी एक यहां पर अलग करना है MI, एक अलग करना है NA, एक अलग करना है PI और एक अलग करना है FE और फिर A अलग करना है। तो मीना पिफिया में कैसे हम लोग कोड को अलग कर रहे हैं, MINA अलग करेंगे, PI अलग करेंगे, FE अलग करेंगे और फिर A किनारे अलग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर MI, अब इसका मतलब क्या है, इसको कैसे समझेंगे, इस चीज को हम लोग को देखना है। ठीक है ना, तो देखिए ये MI जो है वो यूज होगा किसके लिए, माइक्रो के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है, माइक्रो, NA नैनो, PI पिको, FE से फेमटो और A फॉर एट्टो, ATTO, एट्टो। ठीक है, एट्टो। ठीक है, माइक्रो के लिए जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं ये म्यू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, म्यू, ऐसे आप प्रोनाउंसिएट करना म्यू। ठीक है, नैनो के लिए स्मॉल n, पिको के लिए स्मॉल p, फेमटो के लिए स्मॉल f और एट्टो के लिए स्मॉल a यूज करेंगे। ठीक है, वहां आप देख रहे थे कि ये मिली के नीचे आना है, मिली ऑलरेडी 10⁻³ हो चुका था, तो अब उसके बाद -3 से और 3 छोटा, -6, फिर -9, -12, -15 और -18, तो ये हमारा हो गया मीना पिफिया। क्लियर है, ये इसलिए याद रखना है क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो बहुत सारे वैल्यूज इसमें दिए रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल बना रहे हैं, है ना, कैपेसिटेंस का वैल्यू है, जैसे लिख दिया 2 माइक्रोफराड। ठीक है ना, 2 माइक्रोफराड। अब इसको जब तक आप कन्वर्ट नहीं करोगे SI में तब तक मुश्किल है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, तो भाई 10⁻⁶ अब हो गया, अब बना लेंगे। तो कन्वर्जन में एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको कन्वर्जन में 2 तरह का प्रॉब्लम आएगा। एक न्यूमेरिकल, है ना, प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं, माइक्रो में, नैनो में, पिको में, फेमटो में, एट्टो में, या मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा करके दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करने में दिक्कत हो सकती है। और फिर दूसरा यूनिट का कन्वर्जन, तो दोनों कन्वर्जन पर कमांड हासिल करना है, इसलिए ये चीज तो आपको याद कर लेना है हर हाल में। क्लियर हो रही बात, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। तो आज का हम लोग लेक्चर यहीं पर फिनिश करेंगे और अभी भी यूनिट में हम लोगों को एक सेक्शन और है जो कि आपके फाउंडेशन पर काम करना है, यानी कुछ ऐसे यूनिट्स को देखने हैं जो बहुत स्मॉलर होंगे, प्रैक्टिकल यूनिट, ऐसा यूनिट नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को एटम और एटम के अंदर के मेजरमेंट की बात करनी है ना, तो वहां पर हम लोग कौन सी यूनिट यूज करते हैं, या मान लीजिए हम लोग को एस्ट्रोनॉमी यानी मतलब यूनिवर्स में हम लोग काम करने जा रहे हैं, तो वहां पर किस तरह के यूनिट्स को यूज करेंगे, तो उसको हम एक अलग टॉपिक में डील करेंगे और उसका नाम रखेंगे हम लोग के प्रैक्टिकल यूनिट्स। उसमें हम लोग देखेंगे कि लेंथ, मास, टाइम वगैरह वगैरह को कैसे कैसे देखते हैं, प्रेशर के लिए क्या यूज करते हैं, तो वो एक अलग होगा। वो समझिए कि उसमें बहुत सारी चीजें याद करने की होंगी, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम लोग का नेक्स्ट होगा। बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपने टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट को यहां पर कंक्लूड कर दिया। बस एक आखिरी बात, एक लिस्ट होगी जिसमें आपको कुछ टर्म्स को याद करना है, कुछ चीजों को याद करना है, वो प्रोवाइड करूंगा। तो ठीक है बेटा, आज के क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और वो हम लोग का आखिरी मेजरमेंट एंड यूनिट्स पर आखिरी कंक्लूजन क्लास होगा, मतलब फर्स्ट मेजर सेक्शन का। ठीक है, थैंक यू।